हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल के क्लास में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक को देखा था, जिसमें IUCN के बारे में पढ़ा था और उसके रेड डेटा बुक के बारे में। आज उसी टॉपिक को शॉर्ट में और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट वर्ड का यूज करते हैं, जिसका अर्थ पर्यावरण तप्त स्थल होता है। इस वर्ड का पहला प्रयोग नॉर्मन मेयर ने किया था। आप एक ऐसे जोग्राफ़ी के बारे में सोचिए जहाँ पर 70% से ज़्यादा मूल चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, फ्लोरा एंड फौना नष्ट हो गए हैं और बिल्कुल बहुत कम बचे हैं और दुनिया में वो और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि वो स्थान अत्यंत ही संकटग्रस्त है, तो इसे इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। हमारे देश में हिमालय का तराई का क्षेत्र, पश्चिमी घाट में अगस्त्यमलाई शांत घाटी, पेरियार का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्व भारत में भूटान तक का जो क्षेत्र है वो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट में आता है। उसी तरह से चिलिका झील भी इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है और यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं वो अत्यधिक संकटग्रस्त जीवों में गिने जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित मैटर के लिए हमारे लिए एक और चिंता का विषय है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और फ्लोरिनेटेड गैस आते हैं। इसमें N2O, जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, वो CO2 से 300 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिनेटेड गैस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड, इस तरह की यौगिक वाली गैसें आती हैं। और जब हम ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को एक्सर्शन करते हैं तो उसका परिणाम हमें एसिड रेन के रूप में देखने को मिलता है। एसिड रेन एक जियो केमिस्ट्री इवेंट है और एसिड रेन के कारण आप जानते हैं कि हमारी पुरानी इमारतें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि अम्ल वर्षा से जो चूना पत्थर है वो जिप्सम में बदल जाता है। वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा जल्दी से जल्दी ऊर्जा के संकट को दूर किया जाए, लेकिन इसके अपने हैज़ार्ड हैं, अपने काफ़ी नुकसान हैं। पर्यावरण में एक विनाशकारी प्रभाव डालने वाले तत्वों में परमाणु दुर्घटना भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर का जो विस्फोट हुआ था वो एक बहुत ही दुखदाई घटना थी। यह घटना प्रियाप्त सिटी में 26 अप्रैल 1986 को हुई थी और आज भी उसका दुष्परिणाम वहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी वहाँ पर रेडिएशन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। उसी तरह से फुकुशिमा डाइची दुर्घटना 11 मार्च 1911 को हुई थी। पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कानून हैं, कई प्रोटोकॉल्स हैं। हमने पिछले के वीडियो में देखा हुआ था, कई तरह के एक्ट पास किए गए हैं। भारत की संसद ने भी पर्यावरण से संबंधित कई सारे एक्ट पास किए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, फैक्ट्री एक्ट 1948, रिवर बोर्ड एक्ट 1956। तो कई सारे ऐसे एक्ट हैं। आपको एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता रहेगा कि ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को परीक्षाओं में पूछ देता है। एक्ट कब पास हुआ या उसके कितने सेक्शन हैं, ये भी आजकल एग्ज़ाम में आने लगा है। पर्यावरण का एक प्रमुख घटक पर्वत है। आज के इस आधुनिकता के विकास के दौर में पर्वतों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। पर्वतों की सुरक्षा के लिए 1991 में एल्पाइन समझौता किया गया था, जो 1995 से लागू हुआ था। सन 2002 को पर्वतों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया और प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसे आप विश्व पर्वत दिवस कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसी तरह से 9 सितंबर को हिमालय दिवस होता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस होता है।
पर्यावरण में पर्वतों के साथ साथ नदियों और महासागरों का भी बड़ा योगदान है। तो हम लोग सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाते हैं। उसी तरह से 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। 1986 ईस्वी में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जिसमें नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आते हैं। 1988 में नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। उसी तरह से 1989 में मन्नार की खाड़ी, 1989 में ही सुंदरवन, 1994 में सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में है, वो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में बना जो कि मध्य प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर हिमाचल प्रदेश में है जो 2009 में बनाया गया। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है जो कि सन 2000 ईस्वी में बनाया गया। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में बना जो कि केरल और तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में बनाया गया। उसी तरह से शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है, वो 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जहाँ कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिले, आप उसको तुरंत बनाइए और अपने बुक में राइटिंग करिए। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ टॉपिक्स को देखा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में स्टडी किया था और ये देखा था कि किस तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम तुरंत ही चौथी योजना को बना सकें। इसलिए भारत सरकार ने 3 एनुअल प्लान बनाया, 1967, 1968 और 1969। इन 3 वर्षों तक एनुअल प्लान चला और वैसे उस वक़्त के अखबारों में इसको प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश नाम दे दिया गया, लेकिन भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में इसे प्लान हॉलीडे नहीं कहा जाता है बल्कि एनुअल प्लान कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रारंभ से ही खाद्यान्न के उत्पादन में हरी क्रांति लाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन 1968 में जब दूसरा एनुअल प्लान चल रहा था तो हमारे देश में हरी क्रांति की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने मैक्सिको से HYV हाई इल्ड वैरायटी का गेहूं खरीदा था और पंजाब और हरियाणा के 20 IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्लान 20 IADP में HYVP अर्थात हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया, जिससे गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। दुनिया से भूख की समाप्ति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण उन्हें 1970 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि आप जानते हो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में एग्रोनॉमी के साइंटिस्ट थे। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखोगे कि एग्रोनॉमी जो होता है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इसे हम लोग फील्ड मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर रिसर्च किया जाता है। हमारे देश में MS स्वामीनाथन, मानावनम सदाशिवम स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और जिस समय हमारे देश में हरी क्रांति आई थी उस समय हमारे कृषि मंत्री श्री C सुब्रमण्यम थे। उन्होंने इस फसल उत्पादन में, कृषि क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया और 1998 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न दिया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 एनुअल प्लान चला, ये आप ध्यान में रखना। और ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना कि 1968 में दूसरे एनुअल प्लान में
ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। आपको एग्जामिनेशन में ये पैटर्न फॉलो करता है। और साथ के साथ ये ध्यान में रखना कि आप इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स है, एब्रीवेशन है, छोटे छोटे वर्ड हैं, वो सब ध्यान में रखें। तो आगे की वीडियो में हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए। और जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके पास संसाधन अवेलेबल हैं, उसका यूज करिए। अपने शिक्षक से पूछिए, राइटिंग करिए। कोशिश करिए कि राइटिंग ज़्यादा हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बने। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।